हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स को, देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को। और भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को आपका देख रहे हैं, भारत में मानव पूंजी का निर्माण। क्लियर है। इस चैप्टर पर हम लोग आज अपना और अच्छे से बात करेंगे, चीजों को अच्छे से देखेंगे। जीआईसी कदरपुर, आप सभी बच्चे अच्छे से बैठ जाइए। जो बच्चे पीछे खड़ी हैं आगे बैठ जाएं। ध्यान दें सामने, आप ध्यान दीजिए। बैठ जाइए बच्चों, आप लोग सभी ध्यान दीजिए। तो कल सबसे पहले हमने क्या करा था, अल्फ्रेड मार्शल की एक कोटेशन के साथ हमने अपने चैप्टर को प्रारंभ करा और एक एक करके इसमें हमने सारी चीजों को बहुत अच्छे से गौर करके हमने इसमें देख लिया था। क्लियर है। क्या करा, एक एक करके हमने इनमें से बहुत सारी चीजों को इसके अंदर अपना जो है हमने इसको देखा। जैसे पहली यूनिट्स हमने इसमें देखी परिचय। परिचय में पढ़ा कि आखिर में हम मानव विकास है, हम उसको मानव पूंजी कैसे बनाना चाहते हैं, क्या चीजें हैं, उसके विषय पर हमने बहुत अच्छे से गौर करा और गौर करके इन बहुत सारी चीजों को हमने देखा। क्लियर है। अभी हमने यहाँ इनके विषय में पढ़ा कि आखिर में इनकी आर्थिक समृद्धि में कैसा योगदान है, इनकी स्थिति कैसी है, और साथ में ये देखा कोई कौशल और शिक्षित व्यक्ति एक अनस्किलफुल व्यक्ति से कैसे अलग है, उसकी पूरी अवधारणाओं को, उन पूरी चीजों को हमने देखा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया, ये व्यक्ति आपका पढ़ा लिखा और स्किलफुल है, दूसरा व्यक्ति कैसा था, अनस्किलफुल है। क्लियर है। और इसका जो उत्पादन है वो कैसे होता है, इसके यहाँ खेत में प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है आपका तुलनात्मक रूप के इस व्यक्ति के, जबकि जमीन की भूमि कैसी है, सेम है। तो कहते हैं कि उत्पादकता में भी आदमी की कौशल और शिक्षा का होना कैसा है, बहुत ज्यादा आपका जरूरी है। फिर उसके बाद देखा मानव पूंजी क्या है। तो हमने देखा इस मानव पूंजी के कुछ फैक्टर बताए गए कि आप अगर मानव पर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए, खर्च किया जाए, तो भविष्य के रूप में क्या मिल सकते हैं हमको, उसके एक अच्छे परिणाम मिलेंगे। जैसे आज आप बच्चे हो, आज आपको पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अभी क्या हो, आप मानव संसाधन हो, निवेश कर रहे हैं, आपको स्कूल भेज रहे हैं, आपको 6 से लेकर 12 तक पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको एमबीबीएस कराएं, आपको टीचिंग के सब्जेक्ट कराएं, आपको बीटेक इंजीनियरिंग कराएं, तो उसके बाद आपके कौशल से आप क्या होगा, आप मानव पूंजी तैयार होंगे। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो यही है आपका पूंजी निर्माण। इसको हमने देखा। और कहां कहां निवेश करना होता है, क्या क्या चीजें हैं, इसी में सबसे पहले हम पढ़ रहे थे मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं। क्या देख रहे थे हम कि मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं, उनके विषय में हमने बात करी। और देश की आर्थिक समृद्धि और वहां की मानव पूंजी में क्या संबंध होता है, जो आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ है और ह्यूमन कैपिटल है, एक दूसरे में क्या आपका संबंध है। इस संबंध को हम लोग आपका बेसिकली इसके अंदर जो है बात करके आपका देख रहे थे। और हमने मानव पूंजी के स्रोत के क्रम में भी अपनी चीजों को देखना प्रारंभ करा। और इसमें हमने आपका देखा कि शिक्षा में अगर हम निवेश करते हैं और शिक्षा के साथ साथ अगर हम लोग स्वास्थ्य में निवेश करते हैं, यानी कि किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी समूह में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया जाता है, वहां के लोग अगर शिक्षित और स्वस्थ हैं, तो ऐसे लोग एक महत्वपूर्ण आगत के रूप में माने जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट आपका जो इनपुट है उसको वो माना जाता है। और एक एग्जांपल देकर समझा है कि एक बीमार आदमी, एक स्वस्थ आदमी का अगर आपस में कंपेयर करें, तो बीमार आदमी का जो उत्पादन है वो इतना नहीं होगा, या वो कोई भी आपका प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तुलनात्मक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति के सामने। क्लियर है। तो इस चीज को हम लोग इसमें इतना आपका देख पाए थे, कहां कहां पर सरकार अपने इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से कर पा रही, कैसे संस्थानों में आपका निवेश करिए, कैसे लोगों की आपका ट्रेनिंग पर जोर दे रही है। और देखते हैं कि कुछ कंपनियां बाहर से आपके इंडोर आउटडोर के माध्यम से अपने कर्मचारियों की आपका ट्रेनिंग कराती है। तो उसी प्रकार ताकि लोगों को हम कौशल बना सकें, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, ऐसे बहुत सारे प्रयत्न आपके कर रहे हैं ताकि उच्च गुणवत्ता हमारे यहाँ हो सके और साथ ही लोगों की आय में वृद्धि हो सके। देखिए
एक पढ़ा लिखा और स्किल व्यक्ति का जो सैलरी है वो ज्यादा होती है तुलनात्मक रूप से एक अनस्किलफुल और एक अनएजुकेटेड जो आपका व्यक्ति होगा। क्लियर है? तो ये अंतर जो है आपका धीरे धीरे आपका एक बहुत लंबे समय अंतराल में सामाजिक गैप को क्या कर देता है बच्चों, आपका पैदा कर देता है। तो कल हमने इतना आपका देख चुके थे, आज इससे आगे हमको बढ़ना है। फिर भी एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए जहां से कल हमने छोड़ दिया वहां से आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति श्रम बाजार में तथा दूसरे बाजार जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए व्यय करते हैं। अगर देखिए आपको एजुकेशन चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको हेल्थ में आपको डॉक्टर के पास दिखाना है या कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए कुछ आपको खर्च करना पड़ता है। स्कूल में आपको फीस देनी पड़ती है मंथली, डॉक्टर के पास आप जाएंगे वहां पर आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है, और कोई भी आपको सूचना लेनी है तो वहां भी आपको चार्ज देना पड़ता है, यानी कि कुछ खर्च करना पड़ता है। यह जानने के लिए कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतनमान क्या है, यानी कि जैसे जैसे हम कार्य करते हैं कि इस काम करने की आपका सैलरी क्या है। जैसे अब आप देखिए टीचर की सैलरी अलग होगी, डॉक्टर की अलग होगी। क्लियर है? जो इंजीनियर है उनकी सैलरी अलग होती है, आईएएस की अलग, आईपीएस की अलग, साइंटिस्ट की अलग। सबका वेतनमान कैसा होता है? अलग अलग है। क्या फिर शैक्षणिक संस्थान सही प्रकार के कौशल में प्रशिक्षण दे रहे हैं? अब कह रहे हैं कि जो भी आपका शैक्षणिक आपके संस्थान है, जो भी एजुकेशनल आपके इंस्टीट्यूशन है, उनके अंदर सही प्रकार का कौशल यानी कि आपका ट्रेनिंग जो है आपका मिल रही है, और किस लागत पर, और कह रहे हैं कि किस कॉस्ट पर ये चीजें हो रही हैं, कि खर्चा कम है या आपका ज्यादा है। एग्जाम्पल में देखिए, सरकारी स्कूल में फीस आपकी सस्ती होती है, क्लियर है, और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती है। गवर्नमेंट स्कूल में आप जाइए तो वहाँ ये सब चीज बहुत आसानी से एक आम व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, जबकि अगर कोई आपका प्राइवेट स्कूल है, कोई कॉन्वेंट स्कूल है, तो वहां पर फीस बहुत ज्यादा महंगी होती है और हर कोई व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि उसकी फीस को वहन नहीं कर सकता। जानते हैं? तो शिक्षा कैसे मिल रही है और कितने लागत पर मिल रही है, ये भी हमको देखना है। यह जानकारी मानव पूंजी के निवेश करने के लिए पर्याप्त मानव पूंजी के भंडार, का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत महत्व उपयोगी है। इसीलिए श्रम बाजार तथा अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर किए गया व्यय मानव पूंजी का निर्माण का स्रोत है। भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर ही मानव पूंजी के वैचारिक आधार की रचना की गई है। दोनों प्रकार की पूंजी के कुछ समरूपताएं और कुछ प्रभावशाली असामान्यता है, यानी कि जो आपकी मानव पूंजी है और जो एक अलग पूंजी है, उन दोनों के बीच में कुछ आपके प्रभावशाली इफेक्टिव आपको डिफरेंसेस जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी में अब देखिए कैसे शुरू है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। देखिए मानव पूंजी अपने आप में अलग है, आर्थिक समृद्धि अपने आप में अलग है। इकोनॉमिकल ग्रोथ, अगर देश की समृद्धि बढ़ेगी, अगर देश में पैसा आएगा, देश के पास अगर संसाधन होंगे, देश के पास अगर आपका रिसोर्सेज होंगे, तो उसका फायदा जनता को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। अगर देखिए भारतीय जीडीपी आपको ग्रोथ करेगी तो आपके नए नए स्कूल बनेंगे, नए नए हॉस्पिटल बनेंगे, नए नए कॉलेज बनेंगे, और ना जाने कितनी आधारभूत आपकी संरचना बनेगी, हाईवेज वगैरह बनेंगे, आपके ट्रांसपोर्ट के सिस्टम अच्छे होंगे, बैंकिंग सिस्टम अच्छे हो जाएंगे, हॉस्पिटल आपका मल्टीनेशनल हो जाएंगे। और अगर हम मानव पूंजी की बात करें तो मानव पूंजी में आप लोग इस टाइम जो सारे बच्चे क्लासों में बैठे हैं, आप क्या हैं? आप मानव संसाधन हैं, आप ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अगर आपको सही दिशा में पढ़ाया गया, अच्छी आपको ट्रेनिंग दी गई, तो कल आप भविष्य के लिए क्या बनेंगे? उत्पादक, यानी कि आप प्रोड्यूसर बनेंगे। आज का बच्चा पढ़ने वाला हमारी क्लास में कल कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई आईएएस बन सकता है। तो यही है मानव पूंजी, यानी कि एक आम इंसान से आप सीधा उसको डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं। तो ये जो क्रम है, इसी क्रम को हम कहेंगे मानव पूंजी। ये ध्यान रखना। एक होती पूंजी, पैसा, क्लियर हो गया? अरे हम किसकी बात कर रहे हैं? मानव पूंजी की। तो इन थोड़ा सा जो आपके शब्द हैं इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक है। आप कह रहे हैं जो आपका नेशनल इनकम है उसमें योगदान किसका अधिक है, राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक है। ठीक, किसी कारखाने के कर्मचारी का या सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ का। अब बताइए, कोई कारखाने में काम कर रहा है कर्मचारी उसका, या कोई सॉफ्टवेयर आपका विशेषज्ञ है जो आपका सॉफ्टवेयर बनाता है उसका। बताइए बच्चों, देखिए हम जानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित की अपेक्षा में अधिक होता है, यानी कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का जो श्रम कौशल है वो अशिक्षित यानी कि बिना पढ़े लिखे लोगों की तुलना में अधिक होता है। अब देखिए, जो आपका बिना पढ़ा व्यक्ति है वो आपका शारीरिक रूप से काम करता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से काम करता है। तो ऐसे में श्रम यानी कि जो लेबर पावर है वो किसकी ज्यादा होगी, काम करने की क्षमता किसकी अधिक होगी, तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और जब कार्य क्षमता उसकी अधिक होगी तो देश की जीडीपी में योगदान भी किसका होगा, सकल घरेलू उत्पाद में किसका योगदान होगा, तो पढ़े लिखे व्यक्ति का। यही कारण है कि सरकार बड़े बड़े स्कूल खोलती है, बड़ी बड़ी बच्चों को पढ़ाने के लिए आपका योजना चलाती है, सब इसलिए चलाती है ताकि ये लोग आज पढ़ेंगे तो कल कुछ बनेंगे, बनेंगे तो कुछ प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो उससे देश की जीडीपी में योगदान होगा, देश की समृद्धि बढ़ेगी तो देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। इसी कारण यह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाएंगे और यही कारण होगा कि उनको पैसा कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब बताइए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको पैसा ज्यादा मिलेगा जो एक आपकी शिक्षा प्राप्त किए हुए, आपका डिप्लोमा प्राप्त किए हुए, या फिर जो एक आम कर्मचारी है। तो आप कहेंगे सर कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो शिक्षित है, उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी, आय ज्यादा अर्जित करेगा, यानी कि आय को ज्यादा प्राप्त करेगा। आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है। किससे होता है, देश की जो राष्ट्रीय आय की जो वास्तविक वृद्धि है उसी से है आपका आर्थिक समृद्धि, यानी कि देश की जो पूरी आय है, नेशनल इनकम है, उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है, उसी ग्रोथ को हम कहते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ, यानी कि आर्थिक समृद्धि। यानी कि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है वही क्या है, आर्थिक समृद्धि। तो फिर स्वाभाविक है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होगा। बिल्कुल सही बात है, ज्यादा होगा। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसका योगदान देश की जीडीपी में ज्यादा होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक क्या कर सकता है, व्यधन रहित श्रम की आपकी पूर्ति कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो बहुत लंबे समय तक और बहुत अच्छे से क्या है, काम कर सकता है। क्लियर है। इसीलिए आप देखेंगे कि स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि जिस तरह आर्थिक समृद्धि में शिक्षा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसी तरह जो हेल्थ है, जो आपका स्वास्थ्य है, वो भी उतना ही जरूरी है। आप पढ़े लिखे हैं, आप स्कूलफिल हैं, लेकिन आप अगर स्वस्थ नहीं हैं तो आप कोई काम करने लायक नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य के साथ साथ आपको शिक्षित होना चाहिए और शिक्षित के साथ आप स्वस्थ हों तभी आप कुछ कर सकते हैं, अपने लिए भी और अपने देश के लिए। अतः कार्य के दौरान प्रशिक्षण यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग है, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन यानी कि एक स्थान से दूसरा स्थान जाने को हम क्या बोलते हैं, प्रवसन कहते हैं, आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की उपजन क्षमता की संवर्धन है। यानी कि अगर आपका स्वास्थ्य शिक्षा ठीक है तो आपकी क्षमता, कैपेबिलिटी अधिक होगी। मानव की समृद्धित उत्पादकता या मानव पूंजी न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है बल्कि यह साथ ही परिवर्तनों को प्रोत्साहित करती है। कह रहे कि जब आपकी जो पूंजी है, कौन सी पूंजी, मानव पूंजी, यानी कि उत्पादन बढ़ाने की जो क्षमता है वो क्या करती है, ऐसा नहीं है कि केवल आपको चेंज कर रही है, नहीं, वो आपको प्रोत्साहन करती है, आपको मोटिवेट करती है। किसके लिए, नवीन आपका प्रौद्योगिकी यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी को आपका विकसित करने के लिए, उसकी क्षमता को विकसित करने के लिए। अगर ऐसा ना होता तो बच्चों आज हमारे पास मोबाइल ना होता, मैं आपको वर्चुअल के माध्यम से ना पढ़ा रहा होता और इस तेज रफ्तार में दुनिया इतनी पास ना आई होती, और जिस तरह से आज हम कोई भी काम घर बैठे बड़ी आसानी से कर लेते हैं वो हम ना कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये मानव पूंजी को सही दिशा में नई प्रौद्योगिकी को एक्सेप्ट करने में जो उन्होंने आपका प्रोत्साहन किया, जो क्षमता बढ़ी है, आज उसी का देन है कि मैं आपको वर्चुअल के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं।
क्लियर है? शिक्षा समाज में परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है। अब देखिए, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? समाज में आपका परिवर्तन लाते हैं। परिवर्तन कैसे भी आ सकता है? रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त कर कर, वैज्ञानिक आधार पर तर्क कर कर, नई नई चीजों को एक्सेप्ट कर कर, इस तरीके से भी आ सकता है। और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रगति भी समझ पाने की क्षमता, कि विज्ञान में क्या बढ़ोतरी हो रही है, कैसे रिसर्च हो रही है, कैसे विज्ञान काम करता है, ये भी केवल शिक्षा के आधार पर ही संभव हो पाएगा, जिससे आविष्कारों और नवीन परिवर्तनों में सहायता मिलती है। कह रहे जो आपकी नई चीजें हैं उन्हीं परिवर्तनों में हमें क्या मिलती है? आपका इसमें सहायता मिलती है। क्लियर है? इसीलिए शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपने में सहायक होती है। और कह रहे हैं जो आपका शिक्षित श्रम है शक्ति, यानी कि पढ़ी लिखी जो लेबर पावर है, उसमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में भी सहायक होती है। अब देखिए, मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आज देखिए, आज 5th क्लास का बच्चा, यानी कि आप लोग हैं, आप बहुत अच्छा मोबाइल चला सकते हैं, बहुत अच्छा कंप्यूटर चला सकते हैं, लेकिन आपके माता पिता उतना अच्छा मोबाइल कंप्यूटर नहीं चला सकते। ये फर्क है एजुकेशन का। ये फर्क किसका है? शिक्षा का। क्योंकि जो भी कोई बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है जो आपका शिक्षा ग्रहण करता है, वो नई टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। क्लियर है? चाहे आपका कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कल जो मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए, तो पढ़ने वाला जो आपका शिक्षित व्यक्ति है वो हमेशा नई तकनीकी की ओर क्या होता है? अग्रसर होता है, उसको अपना जुड़ाव रखता है। और ये कह रहे हैं कि नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होता है। कौन? शिक्षित श्रम शक्ति वाले व्यक्ति। मानव पूंजी की वृद्धि के कारण आर्थिक समृद्धि होती है, यानी कि जब मानव पूंजी बढ़ेगी, आप पढ़े लिखे होंगे, आप डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, कुछ उत्पादन करेंगे, वो उत्पादन से वृद्धि होगी, और यही वृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि होती है। कैसी होती है? आर्थिक समृद्धि होता है। आपसे पूछ ले मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में क्या संबंध है, तो यहां से आप समझ सकते हो। इससे सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक साक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं है। आप इसको कैसे सिद्ध करोगे? कोई आप इसे व्यवहारिक रूप से इसको आप क्या नहीं कर सकते? प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक? जैसे मैं सामना खड़ा कर दूं, इसका कारण मापने की समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूली वर्षों की गणना शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात नामांकन दर के आधार पर शिक्षा की माप और उनकी गुणवत्ता की आर्थिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि आप किसी को ये नहीं देख सकते किसी स्कूल में कितने टीचर हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं। इस आधार पर आप उनकी क्वालिटी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? गुणवत्ता, उसको हम आपका चेक नहीं कर सकते, या उसको आपका हम एजुकेशन का जो आपका पैमाना है हम उसको नहीं बना सकते। अब देखिए, इतने सारे बच्चे आपका क्लास में बैठे हैं, तो हमें ये नहीं पता कि किस बच्चे की क्या कैपेबिलिटी है। क्लियर है? ये हमको नहीं पता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा में मौद्रिक व्यय, जीवन प्रत्याशा तथा मृत्यु दर आदि से देश की जनसंख्या के वास्तविक स्वास्थ्य स्तर का सही ज्ञान नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि जो आपका मॉनिटरिंग उनका एक्सपेंडिचर है उससे हम नहीं बता सकते, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है उनकी, जीवन प्रत्याशा, और दैट तरह से हम लोग आपका जो हमारी पॉपुलेशन है उसका रियल हेल्थ का जो लेवल है वो हम सही ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है? यदि उसको का प्रयोग कर विकसित तथा विकासशील देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य स्तरों और प्रति व्यक्ति आय को सुधारने की तुलना करें तो हमें मानव पूंजी के परिवर्तन में सहचर दिखाई पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपका डेवलपिंग कंट्री है या आपका डेवलप कंट्री है, वहां पर देखिए आपका शिक्षा में और स्वास्थ्य में और पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय में क्या मिलेगा? आपको थोड़ा सा सुधार मिलेगा। तो यही सुधार क्या है? मानव पूंजी में आपका दिखने लगेगा। किंतु प्रति व्यक्ति वास्तव आय में ऐसा कोई परिवर्तन स्पष्ट नहीं झलकेगा, यानी कि पर कैपिटल इनकम में इसका कोई इंपैक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। देखिए, कुछ चीजें आपको ऐसी लगेंगी कि हमको समझ ही नहीं आ रही है, लेकिन जब आप उनके जुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा। अभी तो बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, जीडीपी क्या है, ग्रोथ क्या हो रही है,
ठीक है, निवेश का मतलब क्या है, खर्च कैसे हो रहा है, तो आप पढ़िए, गौर करके देखिए, आपको चीजें एक एक समझ आएंगी। थोड़ा सा आप लोग इनके दो चार शब्द हैं ऐसे, आपके इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे टर्म होती हैं जिनको आपको पहले से ही पढ़कर रखना होता है। क्लियर है? जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने उस समय सारी चीजें बताई थी। देखिए, दूसरे शब्दों में कहें, विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि दर तो बहुत तेज हो सकती है, किंतु प्रति व्यक्ति वास्तविक वृद्धि दर उतनी तीव्र नहीं हो सकती। यानी कि आपके यहाँ लोग जल्दी से डॉक्टर इंजीनियर तो बन सकते हैं, ऐसा समझिए, लेकिन उनकी आय बढ़ जाए ये जरूरी नहीं है, ये कहना चाह रहा है कुल मिलाकर इस शब्द में। ठीक, यह मानना तर्क संगत यानी कि लॉजिकल होगा कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यानी कि ह्यूमन कैपिटल और आपका इकोनॉमी का जो आपकी ग्रोथ है एक दूसरे को क्या करती हैं, आपका प्रभावित करती हैं, उसमें इंपैक्ट करती हैं। अर्थात एक और जहां आपका प्रभावित उच्च आय स्तर पर मानव पूंजी के सर्जन का कारण बन सकती है, वहीं दूसरी ओर स्तर पर मानव पूंजी निर्माण में आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है। क्या मिल सकती है? आय की समृद्धि में जो सहायता है वो भी आपकी मिल सकती है। तो एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और एक बार समझ लीजिए, कुछ डाउट हो पूछ लीजिए, चैट के माध्यम से भेज दीजिए, लाइव जुड़कर देख ले बच्चों। एक बार अपनी बुक में कोई चीज समझ नहीं आए पूछ लें। देख लिया बच्चों? थोड़ा कुछ पीछे का पूछना हो, जितना पढ़ा है इसमें से आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी आपको चित्र दिया गया है, ये वित्र लिखा है जबकि आपका चित्र है ये, तो आप कंफ्यूज ना हो। 5.3 वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति मानव पूंजी का एक मुख्य घटक है। अब देखिए, अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग है, स्किलफुल आता है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे मौके जो हैं आपको मिलेंगे। चलिए, देख लिया इतना, आगे बढ़ जाए। भारत में बहुत पहले आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को आपका समझ लिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव संसाधनों यानी कि मानव पूंजी के विकास को आर्थिक विकास की युक्ति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। कह रहे कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर हम उसको मानव पूंजी बना दें तो ये मानव पूंजी हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। क्लियर है? उचित शिक्षण और प्रशिक्षण यानी कि शिक्षा और आपकी ट्रेनिंग एक विशाल जनसंख्या को अपने आप पर आर्थिक समृद्धि बढ़ाने वाली परिसंपत्ति यानी कि एसेट होती है। यानी कि जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर हम उसको शिक्षित कर दें या किसी काम को का विशेष कोई आपका नॉलेज या कौशल उनको दे दें, हम ट्रेनिंग दे दें, तो इतनी बड़ी जनसंख्या एक बहुत बड़ी एसेट यानी कि आपका परिसंपत्ति जो है आपका बन सकती है। एग्जाम्पल के रूप में आप इसको चाइना को देख सकते हैं बच्चों। चाइना के लोग अपने अपने घरों में बैठते हैं, कोई भी आदमी हो, किसी ना किसी को छोटा मोटा काम करने का जरूर आता है। चाहे आप जो मर्जी काम उनसे करा लो, आप देख लो जितना भी छोटे मोटे आपके उद्योग हैं, चाहे आपके खिलौने हो, कपड़े बनाने हो, बिजली का काम हो, छोटा मोटा बिजली का जो भी आइटम हो, जूते लत्ते कपड़े सब जो भी काम है खिलौने का, पूरे विश्व में लगभग 60 से 65%, लगभग मैं ये कहूंगा आपका 70% चाइना के लोग अपने घरों में बनाते हैं। और वो सामान फिर आपका जो बाकी गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, वो इकट्ठा करते हैं, फिर उसको कहाँ भेजते हैं, आपका बाहर भेजते हैं और देशों में। क्लियर है? अगर ऐसा काम हम कर पाए तो मान लीजिए हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, साथ ही यह वांछनीय दिशा में सामाजिक परिवर्तन भी सुनिश्चित करता है। मानव पूंजी, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा आर्थिक समृद्धि के बीच कारण प्रभाव संबंध का स्पष्ट निरूपण करना कठिन है,
कि आप उनको कैसे निरूपण, मतलब उसको कैसे दिखाओगे कि क्या संबंध है इनके बीच में, इसको बताना थोड़ा अपने आप में मुश्किल है। किंतु सारणी 5.1 में देख सकते हैं कि ये दोनों क्षेत्रों में एक साथ समृद्धि होते हुए संभवतः प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि एक दूसरे के क्षेत्र की समृद्धि का सहारा लिया है। यानी कि इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो डिपेंड किसके है, ह्यूमन कैपिटल पर, और ह्यूमन कैपिटल किस पर डिपेंड है, आपके इकोनॉमिकल ग्रोथ पर। तो एक दूसरे की समृद्धि का सहारा बने हुए हैं दोनों। क्लियर है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीन करने लग गई हैं। यानी कि जो अनस्किलफुल आपके लोग हैं, कर्मचारी हैं, अब उनकी जगह क्या आ गई हैं, मशीनें काम करने आ गई हैं। ठीक है। और दूसरी ओर आपका डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कौशल कामगार की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और मानविकीय विविध विषयों पर योग्यता रखते हो। अब क्या होगा कि जिनके पास कुछ आपका स्किल नहीं है, कुछ काम करने का खास आपका नॉलेज नहीं है, उनकी जगह कौन लेगी, मशीनें लेंगी। और जो लोग एक्सपर्ट हैं कंप्यूटर साइंस में, डेटा में, सामाजिक सोशल साइंस में, उनके लिए जॉब के चांसेस यानी कि उनकी डिमांड कैसी होगी, बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाएगी। ये बात कह रहा है आपका चैप्टर, मैं नहीं कह रहा। क्लियर है। और यही कारण है, ये चीज सब आपको जितने भी नेता मंत्री सबके भाषणों में सुनाई देता आपको। क्लियर है। क्योंकि यहां से ही रिपोर्ट आपकी तैयार होती है। ठीक। जितनी नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ेगी लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तकनीकों किसने बनाया है, मानव ने। ऑपरेट कौन करेगा उसको, मानव। तो इसलिए उन सबकी जरूरत होगी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटक प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। और इसी कारण जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नए कुशल कामगारों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अब कैसा किस कामगार चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो, जिसे फिजिक्स आती हो, जिसे केमिस्ट्री आती हो, जिसे जलवायु विज्ञान आता हो, एग्रीकल्चर के विशेष पढ़ा लिखा हो। ऐसे लोगों के हमको कुशल कामगार चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मर्जी आया और कोई भी अपनी खेती कर ले, काम कर ले। अब ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए, नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी के बढ़ते उद्भव क्रम ने रोग प्रकोप ना और कीटों के विकास, सहयोगी अनुसंधान और उनकी परिमाणिक सामाजिक मुद्दे बहुविषयक आगामी की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। कह रहे जो आपकी महामारी बढ़ रही है, बारंबारता बीमारी को बढ़ रही है, इन सब चीजों को जानने और आपका समझने के लिए भी तो होना चाहिए। क्योंकि भारत एक विकासशील देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक और अग्रसर है। यानी कि हम कौन सी बनने जा रहे हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जा रहे हैं। अपने आप में चैलेंज होगा कि पूरे वर्ल्ड में 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगी। अब आपको खोजना है कि अभी तक भारत कौन से नंबर पर है अर्थव्यवस्था के रैंकिंग में। लिख लीजिए, आप लोग अपना गूगल कर लें घर जाकर कि भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की रैंकिंग आपका कौन सी है, या फिर आप ऐसे लिखिए भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है। कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है। मैं कल पूछूंगा आप लोगों से। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा। ये खोज लेना बच्चों, प्रश्न बड़े जरूरी हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं चैप्टर में जो हमको व्यक्तिगत रूप से पता होना चाहिए। क्लियर है। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि भारत वर्तमान में कौन सी अर्थव्यवस्था है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बनेगा। 2 क्वेश्चन आपके सामने हो गए। ठीक, लिख लिया। चलिए, नहीं तो मैं कल आपको इनका आंसर दे दूंगा। अगर आपको नहीं पता लगे मैं आपको रैंकिंग भी बता दूंगा।
लेकिन आप लोग खुद ढूंढेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि याद करने का तरीका बड़ा आसान हो जाता है। देखिए, इस नीति के दृष्टिकोण से यह सुझाव देता है कि केवल मानव पूंजी का निर्माण ही भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की राह पर ले जा सकता है। यानी कि जब तक लोग पढ़े लिखे शिक्षित नहीं होंगे और कुछ उत्पादन नहीं कर सके होंगे, तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि नहीं होगी तो समृद्धि नहीं होगी, और समृद्धि नहीं होगी तो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा नहीं, और सकल घरेलू उत्पाद नहीं बढ़ेगा यानी कि जो हमारी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, तो तब तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनेंगे, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। क्लियर है? तो भारत में आगे चलकर मानव पूंजी निर्माण ही, क्या कह रहे हैं, मानव पूंजी निर्माण ही अर्थव्यवस्था को ज्ञान परिदृश्य पर आधारित अर्थव्यवस्था के उच्च पथ पर ले जाएगा। कौन? ज्ञान ही कहां ले जाएगा? बहुत आगे ले जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैप्टर को पढ़ के आइए, रिवीजन करिए। कल मैं आपको और अच्छा बताऊंगा और समझाऊंगा। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।